दोबारा 13 मिनट कर ले काइंड। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो पिछला हमने क्या मतलब पिछले सेशन में हमने इसी का एंड किया था कि नो फर्स्ट यूज पाकिस्तान की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में थर्ड पॉइंट नो फर्स्ट यूज है, वो क्यों है वो हमने एक्सप्लेन कर दिया, उसका बैकग्राउंड क्या था वो भी हमने बता दिया। ठीक है ना, सिर्फ उनको मेंशन कर रहे हैं बल्कि उस चीज़ को एक्सप्लेन करना भी जरूरी है ताकि आप उसको इंटरनलाइज कर सकें और आपको चीज़ें याद हों और आप उसको डिफेंड भी कर सकें। सही है। इसी तरह आपके न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में ये बात भी है कि वेपन्स टेस्ट करने के रिटर्न मॉरिटोरियम खुद पे लगा दिया कि हम फर्दर हॉट टेस्टिंग नहीं करेंगे, मतलब न्यूक्लियर वेपन्स हम फर्दर टेस्ट नहीं करेंगे। लेकिन ये बात यहाँ पर नहीं बताई गई। इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा ही नहीं करता रहेगा, बल्कि अपने डेटरेंस के कॉन्सेप्ट को मद्देनजर रख कर ही मतलब ये सारा कुछ किया जाएगा। अगर आगे जरूरत पड़ती है ना अपने मिनिमम क्रेडिबल डेटरेंस की इक्वेशन को बैलेंस रखने के लिए, बैलेंस ऑफ टेरर को इक्वेशन को बैलेंस रखने के लिए, सही है, तो वो आगे जाके कर भी सकता है। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग, ठीक है, आफ्टर द न्यूक्लियर टेस्ट ऑफ 28 मई 1998 पाकिस्तान ने एक यूनिलैटरल मॉरिटोरियम खुद पे लगा दिया कि मजीद टेस्टिंग नहीं करेगा। तो ये था पाकिस्तान का न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन। सबको समझ आ गई इसकी? जी सर। चलो ओके गुड। अब पाकिस्तान, जिस तरह हमने बात बताई थी ना कि पाकिस्तान मतलब कोई भी आपके पास वो हो ना तो उसके लिए कोई मैकेनिज्म या ये चीज़ रिक्वायर्ड होती है। जिस तरह हमने कहा था कि एज आ गया तो आपके पास डिफरेंट रिजीम्स बनेंगे, ट्रीटी साइन उसको मैनेज करने के लिए, डिसआर्ममेंट जो भी था। ठीक है, इसी तरह न्यूक्लियर वेपन्स होने के बाद आप फिर ये मतलब भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आज बढ़ती है, ठीक है, कि आप उसके लिए सिस्टम बनाओ ताकि उसको सिक्योर कर लो। सही है। तो उसके लिए एक प्रॉपर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम हर एक स्टेट के पास होता है अपने न्यूक्लियर वेपन्स का। पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स का कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम अपग्रेड कब किया गया और उसके बाकायदा एक ऑर्गेनाइज शक्ल कब दी गई? ये आपके पास नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का किसी को पता है क्या चीज़ है? यार ये हाई लेवल डिसीजन मेकिंग बॉडी है। क्या है, सिक्योरिटी रिलेटेड पॉलिसीज या आपके जो भी सिक्योरिटी आपके जो डिसीजंस होते हैं, ठीक है, जो कि आपके पास पुलवामा का ये क्या है बालाकोट के स्ट्राइक हुए थे, तो यही चीज़ मतलब कन्वीन की गई थी और उसमें फैसला किया गया था कि हमने किस तरह रिस्पॉन्ड करना है। तो ये हाई लेवल मतलब जो हाईएस्ट लेवल है ना डिसीजन मेकिंग बॉडी रिलेटेड टू सिक्योरिटी इश्यूज, ठीक है, वो पाकिस्तान में है। इसने 2000 में ये मतलब फैसला किया कि हमारे पास एक नेशनल कमांड अथॉरिटी हम बनाएंगे, एनसीए इसको कहते हैं। एनसीए पॉलिसी फॉर्मुलेशन से लेकर न्यूक्लियर वेपन्स की डिप्लॉयमेंट के कहाँ पर उसको डिप्लॉय करना है और उसके साथ ही आपके पास न्यूक्लियर वेपन्स के प्रोग्राम को आगे डेवलप किस तरह करना है, इसके सारे इख्तियारात जो है ना वो नेशनल कमांड अथॉरिटी के पास होते हैं। अब नेशनल कमांड अथॉरिटी जो है ना उसको 3 ऑर्गन्स पर मुश्तमिल है। एक आपके पास है एम्प्लॉयमेंट कंट्रोल कमेटी, सही है, दूसरी आपके पास है डेवलपमेंट कंट्रोल कमेटी और तीसरा आपके पास है स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन। ठीक है। अब एम्प्लॉयमेंट कंट्रोल कमेटी नेशनल कमांड अथॉरिटी के अंदर जो ऑर्गन है ना, ये आपके पास इसका काम, बुनियादी काम क्या होता है? इसका बुनियादी काम ये होता है कि पॉलिसी बनानी किस तरह है, पॉलिसी फॉर्मुलेशन के लिए काम करती है। इसको हेड आपके पास प्राइम मिनिस्टर करता है, हेड ऑफ द स्टेट करता है, ठीक है। उस टाइम प्रेसिडेंट उसको वो हेड कर रहा था, ठीक है, मुशर्रफ के एरा में। अब आपके पास प्राइम मिनिस्टर करना, पीएम की जगह हेड ऑफ द स्टेट लिख ले तो इट्स वेरी गुड, ठीक है। लेकिन मैंने अभी के लिहाज से इसको पीएम लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें बाकी हुकूमती अहदेदारान भी बैठे होते हैं, जिसको अपॉइंट कौन करता है? आपका प्राइम मिनिस्टर करता है। नॉर्मली आपके डिफेंस, फॉरेन मिनिस्टर, ये सारे इसमें बैठे होते हैं, इसके मेंबर्स होते हैं, ठीक है। इसी तरह आपके जो टॉप सिविल मिलिट्री ब्रास है ना, ये सिविल इदारों से, सिविल ब्यूरोक्रेसी में से होगी, ठीक है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी से सारी चीज़ें होगी। इसी तरह मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट आपके आर्मी चीफ, जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, ये सारे इसके मेंबर्स होते हैं। ना ही सिर्फ ये होते हैं बल्कि आपके पास टेक्निकल एडवाइजर्स भी होते हैं। सही है, इज इट क्लियर? आपके लिए इतनी इंफॉर्मेशन याद रखना जरूरी है, बाकी इसकी डिटेल्स में जाना मतलब आपके लिए कोई ये इसका मेंबर होगा, बस यही कंपोनेंट्स होते हैं इसके। इसका बुनियादी काम क्या होता है? पॉलिसी फॉर्मुलेशन, पॉलिसी बनानी किस तरह है और किस तरीके से आपके पास न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम को आगे लेकर चलना है। उनके सारे डिसीजन जो है ना वो उसी प्लेटफॉर्म से लिए जाते हैं। सही है,
इसी तरह डेवलपमेंट कंट्रोल कमेटी जो है ना, वो आपके न्यूक्लियर, हमने ऊपर क्या बता दिया कि नई सिर्फ पॉलिसी फॉर्मुलेशन है नेशनल कमांड अथॉरिटी के अंडर, बल्कि न्यूक्लियर एसेट्स को डिप्लॉय किस तरह करना है, ठीक सही है, और इसकी डेवलपमेंट किस तरह करनी है वो भी इसके अंडर आती है। तो इसके अंडर जो ऑर्गन ये काम करता है ना, वो डेवलपमेंट कंट्रोल कमेटी है, सही है। आपके पास इसको भी पीएमई हेड करता है और डिफरेंट आपके पास इसके मेंबर्स होते हैं फ्रॉम सिविल एंड मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है। इसी तरह आपके पास स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन जो है ना, वो आपके पास ऐसे सेक्रेटेरिएट का कर रहा होता है। इसका नेशनल कमांड अथॉरिटी का जो सेक्रेटेरिएट है ना, ठीक है, जिसमें सारी ऑफिशियल प्रोसीडिंग्स, मतलब सारी जो आपके पास ऊपर जो दो ऑर्गन्स आपके पास ये प्रोसीडिंग्स करती हैं, उसको सारों को मैनेज करना, उसको कोऑर्डिनेट करना, बाकी आगे के लिए प्लानिंग करना। प्लानिंग किस हवाले से कि पॉलिसी तो बन गई है कि हमने ये काम करना है, लेकिन इसको एग्जीक्यूट किस तरह करना है। एज ए एग्जीक्यूटिव कौन सा ऑर्गन आपके पास एनसीए के अंडर काम करता है, वो आपके पास है स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन, इसको आपकी मिलिट्री हेड करती है। इज इट क्लियर? ये कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम सिंपल सादा ही था इसमें, मतलब इसको ज्यादा डिटेल इसकी है भी नहीं। ये तीन चीजें आपको पता हो कि कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम पाकिस्तान का कौन चला रहा है, वो आपके पास है नेशनल कमांड अथॉरिटी। फिर नेशनल कमांड अथॉरिटी तीन ऑर्गन्स के थ्रू ये डिफरेंट काम करती है और ये लोग इसको हेड करते हैं। इज इट क्लियर? कोई मुश्किल नहीं है इसमें, आसानी है। इसके मैंने इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं बनाया क्योंकि इसके बुनियादी फंक्शंस आपको पता हो, हेड आपको पता हो, सही है, और आपके पास प्रिंसिपल ये नाम भी आपको पता होना और आप पेपर में लिख लें कि आपके कमांड एंड कंट्रोल इसके मतलब वो होता है, तो इट इज़ मोर देन इनफ, ठीक है। इज इट क्लियर? जी अफ्ताब भाई क्लियर है। जी सर। चलो ओके गुड, सही है। अब आते हैं कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से इंटरनेशनल कंसर्न्स क्या है और इंटरनेशनल ओपिनियन क्या रहा है, ठीक है। तो जिस तरह हमने पहले भी पढ़ चुके थे कि इंटरनेशनल कंसर्न्स मेनली हमारे पास तब आए ना पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर, ठीक है, जब आपके पास एक यूहान अब्दुल खान का जो न्यूक्लियर नेटवर्क था ना, जो कि आपके पास ईरान को, नॉर्थ कोरिया और लीबिया को जो फैसिलिटीज, मतलब आपके पास सेंट्रीफ्यूज और ये ब्लूप्रिंट्स उनको प्रोवाइड हुए थे ना, उनके सबूत आपके पास आईएईए को मिल गए। तो ये कंसर्न हमारे पास मतलब ये कंसर्न मतलब दुनिया के हमारे पास सबसे पहले पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम के हवाले से तब आपके क्रिस्टलाइज होते हैं। लेकिन हमने इस चैलेंज को किस तरह ओवरकम किया, हमने एक बहुत ही रोबस्ट कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम डेवलप कर लिया, ठीक है। हमने इससे बिल्कुल लाताल्लुकी जाहिर कर ली 2004 में। उसने आपके डॉक्टर अब्दुल खान ने खुद ऑनरशिप ली कि मैं सारा डील कर रहा था, स्टेट हैज नथिंग टू डू विद दैट, ठीक है। और उसके रिजल्ट में क्या हुआ कि आपके पास ये जो इंटरनेशनल ओपिनियन है ना, वो आपके पास दो हिस्सों में बढ़ गया, ठीक है, इस एपिसोड के बाद, ठीक है। आपके पास एक न्यूट्रल ओपिनियन है, आपके पास एक प्रेजुडिस्ड है। न्यूट्रल ओपिनियन यही कहता है कि आपके पास जो आईएईए के ओपिनियन है, डिफरेंट आपके पास जो रिपोर्ट्स आते हैं कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर असासे महफूजातों में, ठीक है। उस पर अभी भी रिसेंट भी एक रिपोर्ट आई है जिसमें पाकिस्तान को मतलब इंडिया से भी ऊपर रखा गया है इन रेफरेंस टू द सिक्योरिटी ऑफ द न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन। एक आपके पास प्रेजुडिस व्यू है, प्रेजुडिस व्यू को हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। जो एनएसजी के हमने वो एनएसजी को जो हम कंक्लूड कर रहे थे, तो हम ये कह रहे थे कि पाकिस्तान को मेंबरशिप क्यों नहीं दे रहे, तो इसमें हम ये कह रहे थे कि आपके पास फिर दो स्कूल्स ऑफ थॉट है। एक तो आपके पास इंडिया को ये समझता है कि ये बहुत बड़ी मार्केट है, दूसरा ये कहता है आपके पास सेकंड स्कूल ऑफ थॉट में कि आपके पास न्यूक्लियर जो नॉन प्रोलिफरेटिव एक एपिसोड कोई बुनियाद बनाकर एक पूरे प्रोग्राम को वेरीफाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, आगे अभी आपको आगे पॉइंट्स में मैं आपको प्रूव करके बताता हूँ कि आपके पास इस ऐसे एपिसोड्स डिफरेंट कंट्रीज के न्यूक्लियर प्रोग्राम्स के साथ भी रहे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप उस पूरे न्यूक्लियर प्रोग्राम को ही मतलब वो क्या कह दो, इनसिक्योर कह दो पूरी दुनिया के लिए, सही है। बुनियादी कंसर्न आपके पास ये नीचे मैं आपको बता देता हूँ ये है, और इसका रिस्पांस भी बता देता हूँ, सही है, कि हमारा रिस्पांस क्या होना चाहिए, हम इसको डिफेंड किस तरह करें। पहला कंसर्न ये है कि यार ये आपके पास मुस्लिम कंट्रीज, मतलब ये एक इस्लामिक स्टेट के पास एक मतलब न्यूक्लियर वेपन आ गया है, ठीक है। आपके पास थर्ड ऑफ स्टेट के स्टेटमेंट्स भी मौजूद है, और इस तरह आपके पास दूसरे मुस्लिम ममालिक को प्रोलिफरेशन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा मौजूद अब भी हैं, और माजी में भी लीबिया और ईरान की हमें मिसाल मिलती है, सही है। लेकिन हम यहाँ पर ये बात कहेंगे, सही है,
कि आपके पास पहले तो ये कि प्रोलिफरेशन हुई थी वो स्टेट स्पॉन्सर्ड नहीं थी, वो आपके पास एक प्रॉपर चैनल मतलब जो प्रॉपर नेटवर्क था ना एक दुकान का, एम मोहम्मद अलबराज जिसको कहता है एक दुकान नेटवर्क, ठीक है, वो उसके जरिए हुई थी और उसने खुद कॉन्फेस कर लिया था, उन्होंने खुद कॉन्फेस कर लिया था कि ये मतलब इसकी ऑनरशिप मैं खुद ले रहा हूँ, ठीक है, इन अ टेलीवाइज्ड इंटरव्यू इन 2004, ठीक है। अभी एक्सटेंडेड मतलब आपके पास अगर आप देखते हैं ना तो आपके पास कुछ एलिमेंट्स एक्सटेंडेड डेटरेंस के मिलते हैं पाकिस्तान में, वो किस लिहाज से, लेकिन वो हमारा मतलब पब्लिक नैरेटिव नहीं है। हम ये कहते हैं कि हमारे पास सऊदी अरेबिया, ठीक है, उसके तहफ़्फ़ुज़ का हम मतलब वो हम उसके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने मतलब ये यकीनी बनाने के लिए हमारे पास पाकिस्तानी स्टेट का मौक़िफ़ काफ़ी वाज़ेह है कि मतलब उसका हर लिहाज़ से तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। सो उसमें इनडायरेक्ट रेफ़रेंस एक्सटेंडेड डेटरेंस का मिलता है कि हम मतलब उसको सेफगार्ड करने के लिए अपने न्यूक्लियर वेपन्स आगे जाकर विद कंसेंसस इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि स्टेट ने पाकिस्तानी स्टेट ने वो अपने न्यूक्लियर वेपन उठा के सऊदी में रख दिए। इट इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। प्रोलिफरेशन टू अदर मुस्लिम कंट्रीज़, ये जो कंसर्न है ना, इट इज़ कम्प्लीटली बेसलेस, ठीक है? क्योंकि आपके पास जो प्रोलिफरेशन हुई है तो एक ही बंदे ने की है, और अगर आपके पास प्रोलिफरेशन सिर्फ मुस्लिम न्यूट्रल कंट्रीज को मुस्लिम कंट्रीज को होती तो फिर नॉर्थ कोरिया के पास किस तरह पाकिस्तान की वो टेक्नोलॉजी जाती। तो इसका यही मतलब है कि आपके पास it was purely based on commercial interest, सही है, it has nothing to do with just keeping the interest of Muslim countries intact, ठीक है। तो ये कंसर्न हमने इस तरह आपके पास क्या कर दिया, इसको वो एड्रेस कर दिया। दूसरा क्या है कि आपके पास वो कहते हैं कि यार पाकिस्तान के नॉन प्रोलिफरेशन क्रेडेंशियल्स काफ़ी वीक है। वो ये कहते हैं कि आपके पास इससे अगर आप ये कहते हैं कि मुस्लिम कंट्रीज को आपने प्रोलिफरेशन नहीं की, लेकिन फिर भी आपने प्रोलिफरेशन तो किया है ना, सो क्वेश्चन यही है, सही है। आपके पास नॉर्थ कोरिया को भी ये चीज़, लीबिया ने तो बाकायदा वो हैंड ओवर कर दिए थे जिस पर पाकिस्तानी वो क्या थे वो सारे साइंस वगैरह मौजूद थे। इस तरह नटान्स जो ईरान में आपके पास फैसिलिटी है, इसमें जो सेंट्रीफ्यूज में आपके पास जो आइसोटोप्स मिले थे, it had similarity with those isotopes which were extracted from the nuclear facilities of Pakistan by International Atomic Energy Agency, ठीक है। तो ये तो आपके पास वीक क्रेडेंशियल्स है आपके पाकिस्तान के, लेकिन हम इसको किस तरह कहेंगे कि आपके पास ये जो चीज़ है ना, इसमें आप सेलेक्टिव विजिलेंस नहीं कर सकते। सेलेक्टिव विजिलेंस का एलिमेंट मौजूद है, मतलब ये है कि आपके पास नॉन प्रोलिफरेशन सही है, पाकिस्तान से भी मिस्टेक्स हुई इसमें, इसको फिर रेक्टिफाई भी किया है कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम को मजीद रोबस्ट बना के, और इसकी ओनरशिप भी नहीं दी। जबकि आपके पास इस किस्म का एपिसोड तो है, मतलब इस किस्म के एपिसोड आपके पास माजी में भी होते रहे और काफ़ी डेवलप्ड स्टेट्स के मतलब वो ज़मीन से होते रहे। उसकी मिसाल आपको कहाँ से मिलती है, जब आपके पास कोई 93 किलोग्राम यूरेनियम जो था ना, वो यूएस की न्यूक्लियर फैसिलिटी से, और आपके पास दूसरा इसी तरह का आपके पास जो वो मतलब क्रिटिकल मटेरियल था न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के लिए, वो यूएस और इटली से जाके आपके पास इसराइल पहुंच गया। तो वो किस तरह पर पहुंच गया? तो इस तरह आप नहीं कह सकते कि एक एपिसोड से आप पूरी कंट्री के नॉन प्रोलिफरेशन क्रेडेंशियल्स को वीक कह दें। ये तो फिर यूएस से भी हुआ है, आपके पास इटली की सरजमीन से भी हुआ है, और इसराइल ने इसको एक्सप्लॉइट किया है, सही। इसी तरह आपके पास हैवी वाटर न्यूक्लियर वेपन्स के लिए आपके पास नॉर्वेजियन एक फर्म थी, उसने इंडिया को भी फराम किए हैं, अर्जेंटीना को भी फराम किए, साउथ अफ्रीका और इसराइल, जो के बाद में जाके उन्होंने यूज किस लिए किया, न्यूक्लियर वेपन्स की डेवलपमेंट के लिए। तो आप ये नहीं कह सकते कि यार ये चीजें सिर्फ पाकिस्तान से हुई है। इस किस्म के एपिसोड्स हमें माजी में काफी देखने को मिलते हैं, सही है। और इससे भी बढ़कर हमें न्यूक्लियर ब्लैक मार्केट्स मिलती है, और न्यूक्लियर ब्लैक मार्केट्स को किसने मतलब आपके पास सही तरह एक्सप्लेन किया हुआ है, मोहम्मद अलबरादी ने, द एज ऑफ डिस्ट्रक्शन एंड द न्यूक्लियर डिप्लोमेसी एंड ट्रस्ट स्टैंड में, वो यही कहता है कि जो एक यूहान नेटवर्क आपके पास सरफेस हुआ था, इट वाज ओनली टिप ऑफ द आइसबर्ग। इसमें आपके पास वो एक मतलब वो क्या कहता है कि एक प्रोलिफरेशन जो एक एग्जांपल वो देता है ना, कि उसको मतलब वो डिग आउट जो हमने कर लिया तो 30 कंट्रीज उसमें इन्वॉल्व रही थी, सही है। तो आपके पास न्यूक्लियर मार्केट्स ऑपरेट करती हैं। इट हैज it you cannot say that one episode can jeopardize the credentials of a responsible nuclear weapon state, सही है। तो ये हकायक आपके पास मौजूद रहे हैं और अब भी हैं, सही है। इसी तरह आपके पास थर्ड पॉइंट कि ये कंसर्न शो किया जाता है कि पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर वेपन्स है ना, वो चोरी हो सकते हैं।
सही है, या टेररिस्ट के हाथों में जा सकते हैं अगर टेररिस्ट मतलब वो क्या एक जगह को कैप्चर करने से। ये कंसर्न आपके पास जब 2008 में ये क्या है बाजोड़ नहीं बुनेर का इलाका ये खासकर ये स्वात के मिलिटेंट्स ने कैप्चर कर लिया था, तो आपके पास 55 किलोमीटर पर ये कंसर्न शो किया कि आपके न्यूक्लियर फैसिलिटीज 55 किलोमीटर दूर है हमसे। ठीक है, तो ये कंसर्न शो किए गए हैं, सही है, इंटरनेशनल मतलब मीडिया में भी शो किए गए, इवन पाकिस्तान में भी शो किए और ये जेन्युइन भी थे। लेकिन हम ये कहते हैं कि इसको हमने एड्रेस किया है। किस तरह एड्रेस किया, इसका सबूत कहाँ से मिलता है? हमारे डिफरेंट मिलिट्री ऑपरेशन, हमारे इलाके बिल्कुल अभी सिक्योर है। थोड़ी बहुत शोरिश हर एक इलाके में रहती है, आप कंप्लीटली उसको मतलब वो एलिमिनेट नहीं कर सकते। पैसेज ऑफ टाइम ये सारी चीजें एड्रेस होती हैं। इसका सबूत कहाँ से मिलता है कि हमने इसको सही तरह एड्रेस किया अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को सेफगार्ड बनाने के लिए अगेंस्ट सच सिनेरियोज, सही है, पॉसिबल सिनेरियोज। हमारा अभी जो आईएईए की रिपोर्ट्स हैं या हम आईएईए के साथ जो अरेंजमेंट्स अभी किए हैं, जो हम आईएईए का मतलब वो कर रहे थे ना सेक्शन, तो उसमें आखिरी पॉइंट अगर आपको याद है तो उसमें उनके 4 प्रोजेक्ट्स को हमने यकजा करके एक कॉम्प्रहेंसिव प्रोजेक्ट बना के मतलब उसके साथ कॉपरेशन कर रहे थे और अपने सिक्योरिटी अरेंजमेंट को 1962 से लेकर 2017 तक हमने डिफरेंट मुआहदे के साथ किए हुए हैं और अपने इन सिस्टम्स को सेफगार्ड कर रहे हैं। इसी तरह आपके पास जो रिसेंट रिपोर्ट आई है यूएस की, ठीक है, उन्होंने जो रैंकिंग की है न्यूक्लियर फैसिलिटीज के हवाले सेफ्टी के हवाले से, तो उसमें पाकिस्तान को इंडिया से ऊपर रखा गया। सो इट इज अ टेस्टमेंट टू द फैक्ट दैट these concerns have been duly addressed, सही है। और इसी तरह आपके पास सिक्योरिटी सिस्टम, ये जो आपके पास ये एपिसोड हुआ था तूफान का, तो हमारे पास ये सिक्योरिटी सिस्टम इन कोलैबोरेशन विद यूएस डेवलप हुआ है, जिसमें आपके पास पर्सोनल से लेकर अंदर जाने तक सारे जो सिस्टम है ना, उनकी वेरिफिकेशन, उनकी मतलब आपके जो क्लियरेंस है, वो सारा कुछ जो है ना वो इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड प्रिंसिपल्स के बेस पर ही है, सही है। सो these were the concerns and these are our responses and these are the facts जो कि आज की डेट तक मतलब हमारे पास मौजूद है। Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. चलो ओके गुड, चलो ओके गुड, सही है। अभी इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम को हम जरा ब्रीफली डिस्कस करेंगे, फिर उनके डॉक्ट्रिन को हम जरा वो डिटेल से उसको पढ़ेंगे, ठीक है। चलो उसको कर लेते हैं, सही। कितनी स्लाइड्स रह गई हैं हमारी? 8 स्लाइड्स ही हैं, ठीक है। तो 3 स्लाइड्स कर लेते हैं, फिर ब्रेक ले लेते हैं और फिर बाकियों को कर लेते हैं, सही है। आसान है यार, ये इतना इसमें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ये बस सिर्फ 2-3 पॉइंट्स ही आपने इससे मेन याद रखने हैं, ठीक है। कि इस पर क्वेश्चन नहीं आता कि न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफ इंडिया को डिफाइन एक्सप्लेन करो। इसमें सिर्फ हमने पाकिस्तान के हवाले से कि हम इसको किस तरह देख रहे हैं और किस तरह डेवलप हुआ है, उससे हमें किस तरह पता चलता है कि इसके स्टार्टिंग से एग्रेसिव डिजाइन से, ठीक है। तो ये हम सिर्फ मतलब वो इससे क्या करेंगे, अखज़ करेंगे ये नताइज, ठीक है। न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफ इंडिया को आपके पास न्यूक्लियर प्रोग्राम जो इंडिया का था ना, उसने आपके पास क्या प्लेज किया था इंटरनेशनल कम्युनिटी से कि हम तो पीसफुल पर्पस के लिए सारा कुछ कर रहे हैं। फिर इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? होमी भाभा जो इनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे 1946 में, वो कायम करते हैं किस चीज़ का? एटॉमिक एनर्जी रिसर्च कमेटी का, सही है। ये किस पर्पस के लिए थी? कि इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जा सके। लेकिन स्टार्ट में मतलब ये जिस तरह वो कह रहे थे, डिक्लेयर कर रहे थे कि पीसफुल पर्पस के लिए, लेकिन हमें स्टार्ट से ये चीजें अर्ली जो स्टेटमेंट थी ना इंडियन लीडर्स की, नेहरू की खासकर, उससे हमें ये पता चल रहा था कि इनका मूड था न्यूक्लियर वेपन्स बनाने का सिक्योरिटी के हवाले से। क्योंकि आपके पास न्यूक्लियर मतलब वो कह रहे थे कि आपके पास ये प्योरली पीसफुल पर्पस के लिए है, लेकिन अगर इंडिया की सिक्योरिटी को थ्रेटन किया गया तो हम ये न्यूक्लियर वेपन्स की डेवलपमेंट की तरफ जा सकते हैं और हर एक मींस एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। तो आपके पास ये सेंटिमेंट्स तो सिक्योरिटी के लिहाज से पाकिस्तान के पास भी मतलब पाकिस्तान के भी थे, लेकिन वो उसको मतलब क्या कर रहा, इस तरह आउटराइटली मतलब वो उसको एक्सप्रेस नहीं कर रहा था। क्या वजह थी? क्योंकि वो कन्वेंशनल और अपने एलायंसेस पर ही डिपेंड कर रहा था, वो न्यूक्लियर वेपन्स का सोच ही नहीं रहा था। क्यों?
क्योंकि अगर उसका डिफेंस वहाँ से मतलब फुलफिल होता है एलियंसेस से और अपने कन्वेंशनल उस पावर को मतलब वो इंश्योर करके, तो फिर उसको ये स्टेटमेंट देने की भी जरूरत नहीं है कि हम अपने जो, क्योंकि पीसफुल पर्पस के लिए तो पाकिस्तान को भी प्लांट्स प्रोवाइड किए गए थे कनाडा और यूएस की तरफ से, लेकिन ऐसी कोई स्टेटमेंट आपको नहीं मिलती। मतलब ये है इन सेंस ये कि पाकिस्तान के कोई इंटेंशंस नहीं थे, सही है, लेकिन यहाँ पर आपको इनके इंटेंशंस मिलते हैं कि दे वर इन अ मूड टू डेवलप सच वेपन्स, सही है। अब आपके पास इस प्रोग्राम में स्टार्ट से लेकर आखिर तक और आज की तारीख तक, सही है, इंडिया को बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलती रही है, सही है, पूरी दुनिया से, अक्रॉस द बोर्ड एक्सेप्ट चाइना, सही है। इसकी मिसाल आपको कहाँ से मिलती है कि 1950 से ये बाकायदा इनको टेक्नोलॉजी मिलना शुरू हो जाती है और आज तक आप देख रहे हैं कि आपके पास सिविल न्यूक्लियर डील्स इनके साथ हो रहे हैं, चीज सही है, डिफरेंट आपके पास इनको वेवर्स मिल रहे हैं एनएसजी में, सही है। तो ये सारा क्या मतलब शो कर रहा है कि इनको एक्सटेंसिव सपोर्ट दी गई है, सही है। इसकी मिसाल आपको कहाँ से मिलती है 1955 से 1974 तक, ठीक है, जब उन्होंने टेस्ट नहीं किया था। तो इसके लिए राह किस चीज ने हमवार की, जो कि आपने यूएस ने जो ट्रेनिंग फैसिलिटीज, ट्रेनिंग आपके पास इक्विपमेंट जो इंडिया को फराम किया था, और इनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट 1104 उनकी तादाद थी, उनको इस दौरानिए में ट्रेन कर लिया था। तो यही से आपका मतलब वो उनको मतलब वो क्या बढ़ावा मिल गया कि वो अपने 1974 का रिजल्ट ऐसे ही हमारे पास नहीं आया, बल्कि इसको एक्सटेंसिव सपोर्ट दी गई थी, ठीक है। आपके पास 1955 से 1974 तक 1104 न्यूक्लियर साइंटिस्ट अमेरिका ने इक्विपमेंट पर तैयार कर लिए थे, और उनको डी क्लासिफ मतलब जो क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है ना फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान में अख्तिसार लगता है, वो भी दी गई और उन पर भी ट्रेन किया गया इस टेक्नोलॉजी के हवाले से। तो एक रिजल्ट निकलना, इनका निकलने का मकसद हमारा हाईलाइट नहीं करना है, हमारा मकसद ये हाईलाइट करना है कि ये क्या कहा जाता है कि पाकिस्तान ने डिसेप्शन से कर लिया और ये तो वो। अलबत्ता ये कोई नहीं देखता जो इस एडवर्सरी जो स्टेटमेंट दे रहा था और जिस किस्म के वेवर्स उसको मिल रहे थे, तो पाकिस्तान के पास और रास्ता बचा ही क्या था, ठीक है। तो ये चीजें इनको इतनी टेक्नोलॉजिकल और सारी सपोर्ट मिल रही थी। इसी तरह आपके पास न्यूक्लियर मतलब प्लांट्स जो है आपके पास यूएस से भी मिलते रहे हैं, यूके से भी मिलते रहे हैं, कनाडा से, तो आपके पास जो प्लूटोनियम एक्सट्रैक्ट करने के सेंट्रीफ्यूज है ना, उस तक मिलते रहे आपको को, मतलब इंडिया को, ठीक है, साइरस के नाम से, ये तक इंडिया को मिलते रहे। पाकिस्तान को क्या ये चीजें मतलब प्लूटोनियम ग्रेड वो एक्सट्रैक्ट करने के लिए ऐसे सेंट्रीफ्यूज पाकिस्तान को मिले थे? क्या पाकिस्तान को ये चीज अवेलेबल थी जब वो अपना न्यूक्लियर सर वेपन बना रहा था? नहीं अवेलेबल थी। तो ये देख रहे हैं कि इंडिया को हर किस्म की सपोर्ट ड्यू टू द कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स एंड द स्ट्रेटेजिक मतलब क्या है वो क्या है जियो स्ट्रेटेजिक रियलिटीज, वो सारे उसको सपोर्ट कर रहे थे, जबकि पाकिस्तान के पास कुछ भी नहीं था। तो इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम में जो थर्ड पॉइंट आप पढ़ रहे हो ना, तो आप ये हाईलाइट कर रहे हो कि न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफ इंडिया जो है ना, वो आपके पास एक्सटेंसिव सपोर्ट से बना है और अभी भी ऑपरेट कर रहा है इंटरनेशनल कम्युनिटी के। जबकि पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम हमने पढ़ दिया कि वो पढ़ लिया है कि वो किस तरह बना है, ठीक है। सो यू कैन कंपेयर एंड यू कैन डेवलप अ वेरी मैच्योर आर्गुमेंट फ्रॉम दैट, ठीक है। इसी तरह फिर आपके पास न्यूक्लियर वेपन्स की जानिब वो उन्होंने बाकायदा फैसला कब किया, मतलब बिल्कुल जो आपको ऑन रिकॉर्ड मिलता है, वो 1972 में वो कहता है ना कि इंदिरा गांधी ने आपके पास बाकायदा इन प्रिंसिपल डिसीजन ले लिया था कि हमें न्यूक्लियर वेपन्स की टेस्टिंग की तरफ जाना चाहिए। उसका रिजल्ट क्या निकला? 18 मई 1974 को स्माइलिंग बुद्धा की शक्ल में आपके पास न्यूक्लियर वेपन्स टेस्ट होता है। आपके पास जो पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन का मिथ जो है वो डिबंक कब होता है? वो डिबंक तब होता है जब एक एक्स ऑफिशियल खुद ये डिक्लेयर करता है कि वी हैव डेटोनेटेड अ न्यूक्लियर वेपन बाय कोल्ड टेस्टिंग। सही है, ये हाईलाइट कौन कर रहा है? अब्दुल सत्तार अपनी बुक में ये इसको मेंशन भी करता है। इस सिर्फ बात यहाँ पर नहीं रुकती, दुनिया भी इस चीज को रिकग्नाइज करती है, सही है, मतलब इस चीज का नोटिस लेती है, सही है। और आपके पास इंडिया का मीडिया खुद इस बात को हाईलाइट कर रहा होता है और इनडायरेक्टली कह रहा होता है, वो बाकायदा उनके मिनिस्टर की स्टेटमेंट है। वो दिन जो है ना, वो इफ आई एम नॉट रॉन्ग रेड डे या किस मतलब बाकायदा उस दिन को एक नाम दिया गया है, उसके तौर पर ये मनाया गया। क्यों मनाया गया? क्योंकि उस दिन आपके पास फर्स्ट न्यूक्लियर वेपन टेस्ट थ्रू कोल्ड टेस्टिंग इंडिया ने कर दिया था, सही है। इज इट क्लियर टिल नाउ? यस सर। हेलो,
चलो ओके गुड, सही है। फिर आपके पास हॉट टेस्टिंग की जानिब वो कहाँ गए, मतलब न्यूक्लियर प्रोग्राम बिल्कुल फुल फ्लेश न्यूक्लियर वेपन्स की शक्ल में भी कब इंडिया का सामने आया, जब उसने 5 हॉट टेस्ट पोखरन रेंज में, सही है, 11 और 13 मई को 1998 में ऑपरेशन शक्ति के नाम से कर लिए। इज इट क्लियर? पाकिस्तान इंडिया का न्यूक्लियर जो प्रोग्राम था ना, वो मैंने बड़ी मतलब कोशिश करके एक ही स्लाइड में आपको कंक्लूड करने की कोशिश की है। यही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखनी चाहिए कि पीसफुल पर्पसेस के बेस पर इसने टेक्नोलॉजी एक्वायर की थी। अर्ली स्टेटमेंट से इसके इरादे कुछ और लग रहे थे। तीसरा, आपके पास बिल्कुल अनकंडीशनल सपोर्ट इस इंटरनेशनल कम्युनिटी की रही और आज की तारीख तक रही है, सही है। और आपके पास सबसे पहले जो था ना, ये हमने तो बाद में ये चीज मतलब रियलाइज की और हम हॉट टेस्टिंग वगैरह की तरफ गए, लेकिन उन्होंने न्यूक्लियर वेपन टेस्ट जो था ना वो 1972 में इन प्रिंसिपल ये डिसीजन ले दिया था इंदिरा गांधी ने, सही है। सो और सिक्योरिटी हम क्यों ये पॉलिसी अडॉप्ट कर रहे थे, हम क्यों फंड्स एलोकेट कर रहे थे, हम क्यों क्या खान रिसर्च लेबोरेटरीज की तरफ गए, वो सारा कुछ यहाँ से आपको पता चलता है कि इट वाज ओनली इन रिस्पांस टू द एग्रेसिव डिजाइंस ऑफ इंडिया, सही है। और फिर आपके पास जो न्यूक्लियर टेस्टिंग और टेस्टिंग होती है 1998 में, उसी के रिस्पांस में हमारे पास 28 मई को पाकिस्तान की हॉट टेस्टिंग होती है। इज इट क्लियर? जी सर। चलो ओके, अब आते हैं इंडिया के न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन पर। देखें, जिस तरह हमने उस टाइम कहा था ना कि कोई भी स्टेट मतलब वो डिक्लेयर नहीं करता कि ये डॉक्यूमेंट के तौर पर वो पेश कर दे कि बस ये पूरी डिटेल्स है हमारी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन की, लेकिन उसके कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, सही है। उस पर ये इंडिया काफी अरसे से काम कर रहा था, लेकिन आपके पास इसकी बाकायदा जो पॉलिसी सामने आती है ना, वो किस लिए, आपके पास डेटरेंस के दो बुनियादी एलिमेंट्स जो पहले है ना, कैपेबिलिटी और क्रेडिबिलिटी, उसको हाईलाइट करने के लिए, ताकि आपके पास डेटरेंस का मकसद फुलफिल हो। तो वो आपके पास न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन की शक्ल में इंडिया की पॉलिसी जो है ना, न्यूक्लियर वेपन पॉलिसी 2003 में आती है अंडर द मंत्र ऑफ नो फर्स्ट यूज, ठीक है, सही है। नो फर्स्ट यूज का इन्होंने काफी मतलब हाईलाइट किया हुआ है। अभी आगे अभी ये पॉइंट मैं आपको समझाता हूँ कि इसकी मिथ क्या है, ठीक है। और इसके साथ ही उन्होंने एनॉर्मस फ्लेक्सिबिलिटी अपने न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में रखी है। क्यों रखी है या किस तरह रखी हुई है, अभी आपको आगे 3 4 पॉइंट से आपको पता चल जाएगा, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ बेसिक्स हैं इनके। अब मेजर कंपोनेंट्स न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन के क्या है इंडिया के, ये भी पाकिस्तानी की तरह इसने मतलब जिस तरह बाकी कंट्रीज ने मतलब वो किया न्यूक्लियर मिनिमम क्रेडिबल डेटरेंस के बेस पर इन्होंने अपने न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप किए हैं। और ये कहता है कि हमारे न्यूक्लियर वेपन्स मिनिमम क्रेडिबल डेटरेंस के कॉन्सेप्ट को रख कर ही हम इस्तेमाल करेंगे या इसको डेवलप करेंगे और मिनिमम क्रेडिबल डेटरेंस को मेंटेन रखा जाएगा। इस हवाले से उन्होंने फुल स्पेक्ट्रम डेटरेंस और न्यूक्लियर ट्रायड पाकिस्तान से पहले अचीव कर लिया, ठीक है। तो इनके पास फुल स्पेक्ट्रम भी है, सही है। और ये मिनिमम क्रेडिबल डेटरेंस की इक्वेशन पे चल के अपनी न्यूक्लियर वेपन्स की पॉलिसी अडॉप्ट करते हैं, सही है। पहला पॉइंट ये हो गया इंडिया की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन का। दूसरा ये है कि वो ये कहते हैं, ये बड़ा हाईलाइट होता है कि नो फर्स्ट यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, कि हम किसी स्टेट के खिलाफ कभी भी न्यूक्लियर वेपन्स को पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम सिर्फ दो कंडीशंस में करेंगे कि अगर हम पे कोई स्टेट न्यूक्लियर वेपन से हमला कर देता है तो उसके बदले में हम मतलब न्यूक्लियर वेपन यूज करेंगे, या अगर इंडियन फोर्सेस मतलब इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, एनी एनी ऑर्गन ऑफ द क्या है आर्म फोर्सेस ऑफ इंडिया, अगर उन पर कई बार भी हमला होता है तो फिर हम क्या कर सकते हैं, फिर हम न्यूक्लियर वेपन लॉन्च कर सकते हैं, सही है। तो दो बातें हैं कि आपके पास न्यूक्लियर वेपन्स जो है ना, वो किसी भी स्टेट के खिलाफ हम इस्तेमाल नहीं करेंगे पहले, फर्स्ट ट्राई मतलब फर्स्ट यूज हम नहीं करेंगे किसी स्टेट के खिलाफ। दूसरी बात क्या है कि हम सिर्फ तभी अपने न्यूक्लियर वेपन्स को यूज करेंगे जब हमारे मुल्क पर, ठीक है, हमारे जुरिस्डिक्शन पे क्या हो जाए, न्यूक्लियर अटैक हो जाए, या हमारी जो आर्म फोर्सेस है ना उस पर कई बार भी किसी भी जुरिस्डिक्शन में हमला हो जाए न्यूक्लियर वेपन का, तो हम उसके रिटेलिएशन में न्यूक्लियर वेपन यूज करेंगे। अब आप लोगों से मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि क्या
इस पॉलिसी को देखकर सही आप लोग यार चलो आपने नहीं पढ़ा होगा, सही है, नॉर्मली ये कहा जाता है ना, इंटरनेशनल सेंटिमेंट तो यही होगा, ये तो बड़ा ही मतलब मंत्र कि हम तो नो फर्स्ट यूज पर यकीन रखते हैं, हम तो सिर्फ वो डिफेंस के लिए हमने रखा हुआ है, सही है। और यही है कि मतलब हम तो बड़ा ही पीसफुल कंट्री है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, सही है। और ये है कि इस हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स है भी, लेकिन हमने तो नो फर्स्ट यूज का कहा हुआ है, हम तो सिर्फ रिजल्ट में उसको मतलब हम पे वो अटैक होता है तो उसके रिजल्ट में, न्यूक्लियर अटैक होता है उसके रिजल्ट में हम यूज करेंगे। लेकिन लेकिन पहली बात तो ये है कि आपके पास जो रीसेंट साइंस है ना, पैराडाइम शिफ्ट, सही है कि इस न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में अभी चेंज के जो साइंस है ना वो हमें नजर आना शुरू हो गए हैं। वो किससे आपको पता चलता है? जो उनके मिनिस्टर की स्टेटमेंट थी आफ्टर द पुलवामा, आफ्टर द बालाकोट स्ट्राइक्स एंड द ऑपरेशन क्विक रिटॉर्ट, ठीक है, स्विफ्ट रिटॉर्ट, आई थिंक स्विफ्ट रिटॉर्ट, ठीक है। उसके आफ्टर मैथ ने कहा था कि इंडिया अपनी नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को क्या कर सकता है, रिवाइज कर सकता है। अभी तक उन्होंने रिवाइज किया नहीं है, लेकिन लेकिन ये बात यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट पता है कौन सा फैक्टर है? इंपॉर्टेंट फैक्टर ये आपके पास जो इंडिया, आप ये ना समझे कि वहां पर लोग जो है ना वो क्वेश्चन नहीं करेंगे। आपके पास एक बुक है शिव शंकर मेनन की चॉइसेस, उसका चैप्टर मैंने आपको मेंशन भी किया हुआ है, चैप्टर नंबर 5 और 6 आई थिंक, ये व्हाई इंडिया प्लेड्स नो फर्स्ट यूज इन इट्स न्यूक्लियर वेपन्स, ठीक है, कि इंडिया क्यों ये प्लेज करता है नो फर्स्ट यूज का, सही है। तो उसमें ये बंदा बताता है ना कि इंडिया में काफी वॉइसेस उठती है कि फिर डेटरेंस का मतलब ही क्या, जो आप नो फर्स्ट यूज वो कर रहे हो, अगर आप पर कोई हमला कर दे तो उसको तो कोई डर मतलब वो तो बेधड़क हमला कर सकता है, सही है। और अगर कोई हमला कर भी है तो आपकी अगर न्यूक्लियर फैसिलिटीज वो क्या हो जाए, ये बिल्कुल नाकारा बना दे, तो आपके लिए तो फिर मौका ही नहीं होगा। अगर आपके सेकंड वो न्यूक्लियर ट्रायड को तक वो मतलब इनइफेक्टिव कर दे तो फिर आपके पास रास्ता क्या बचता है? तो पता है ये शिव शंकर मेनन क्या कहता है? वो ये कहता है ना कि जो आपके पास जितना ये इंडिया के न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को मतलब वो समझा जाता है ना कि यार ये इसमें तो नो फर्स्ट यूज ने तो डेटरेंस का बेड़ा ही गर्क कर दिया है, वो असल में कहता है कि वो इसमें इस तरह नहीं है, इसमें अनलिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी मौजूद है, इसमें एनॉर्मस फ्लेक्सिबिलिटी। इंडिया की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन वो कहता है ना कि इसमें बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है। किस हवालों से? उस हवालों से कि अगर इसकी सिक्योरिटी थ्रेटन हुई ना और इसको ये पता चल जाए कि ये स्टेट मेरे खिलाफ न्यूक्लियर वेपन्स यूज करने वाला है, तो हम फर्स्ट स्ट्राइक भी कर सकते हैं। और वो स्ट्राइक को क्या नाम कहता है? प्रीएम्पशन का, कि आपके पास प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक के मतलब प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक को मतलब वो प्रीटेक्स्ट बना करना इंडिया फर्स्ट यूज भी कर सकता है न्यूक्लियर वेपन्स का। और वो उसको किसके साथ कंपेयर करता है कि इंडिया ने अपने न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में, सही है, किस चीज को बुनियाद बनाकर ये नो फर्स्ट यूज का चीज तो मेंशन की है, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी वो किस बात से अचीव कर रहा है? वो आपके पास ये प्रीएम्पशन का जो सिनेरियो है ना, इससे वो अचीव कर रहा है, सही है। और इससे ये मतलब किस कंट्री को देखकर या ये किस न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को देखकर इन्होंने ये चीज अडॉप्ट किया है? ये असल में जो यूएस का न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है ना, ये उसको देखकर इन्होंने अडॉप्ट किया है, क्योंकि यूएस के न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में वाज़ेह तौर पर उन्होंने डिस्टिंग्विश किया है कि देयर इज अ सी ऑफ डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट स्ट्राइक विद न्यूक्लियर वेपन्स एंड फर्स्ट यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। वो क्या कहते हैं कि फर्स्ट स्ट्राइक यही है कि मुझे कोई खतरा नहीं है, कन्वेंशनल वार हो रही है, मुझ पर कोई न्यूक्लियर वेपन्स वो इस्तेमाल नहीं कर रहा ना, मुझे मतलब यकीन है कि न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल नहीं करेगा, तो तब तक मैं फर्स्ट स्ट्राइक नहीं करूंगा, मतलब फर्स्ट यूज मैं नहीं करूंगा। लेकिन अगर मुझे ये फील हो कि ये स्टेट मेरे खिलाफ मतलब न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल रखने का इरादा रखता है, उसने प्रिपरेशन कर लिया है, तो फिर मैं फर्स्ट यूज कर सकता हूँ। और ये फर्स्ट यूज जो है ना, ये फर्स्ट स्ट्राइक से डिफरेंट है। फर्स्ट स्ट्राइक में ये है कि आपके पास न्यूक्लियर वेपन्स जो आपके एडवर्सरी मतलब आपके राइवल के पास है ना, उसने मतलब आपको ये फील नहीं हो रहा, मतलब आपको ये यकीन है कि ये अभी ये न्यूक्लियर वेपन्स यूज करने के स्टेज तक नहीं पहुंचा, तो अगर आप फर्स्ट स्ट्राइक कर दो तो आप अपनी पॉलिसी को वायलेट करोगे। लेकिन अगर आप प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर दो सेल्फ डिफेंस को बुनियाद बनाकर कि यार मैंने फर्स्ट स्ट्राइक इसलिए कर दी
फर्स्ट यूज न्यूक्लियर वेपन का इसलिए कर दिया क्योंकि मेरी सिक्योरिटी थ्रेटन थी। तो फिर वो कहता है कि ये जो नो फर्स्ट यूज का डॉक्ट्रिन है ना, ये वायलेट नहीं होता। तो ये कहता है कि किस तरह इंडिया अपनी फॉरेन पॉलिसी में फ्लेक्सिबिलिटी रख रहा है ताकि जो भी सिचुएशन आ जाए ना, उसके लिहाज से उसको मोल्ड करके अपने डिफेंस को इंश्योर किया जा सके। एंड एट द सेम टाइम वो एक इंटरनेशनल स्टैंडिंग भी रख रहा है कि हमने तो नो फर्स्ट यूज का कहा है। सो ये चीज जो है ना, जो इंडिया एक्सप्लॉइट कर रहा है, इट इज एक्सप्लॉइटिंग द एलिमेंट ऑफ साइलेंस एंड कॉम्प्लेक्सिटी। इसमें जो डिफरेंट सिनेरियोज के बेस पर इसको एक्सप्लेन नहीं किया गया ना, ये उसी को एक्सप्लॉइट कर रहा है। और ये बातें कौन बता रहा है? ये आपके पास शिव शंकर मेनन in the book Choices Inside the Making of Indian Foreign Policy, उसका चैप्टर मैंने आपको मेंशन किया, बुक मैंने अपलोड की हुई है। तो ये आपको मतलब ये कहता है ना कि जो इंडिया में लोगों को गलतफहमी है कि नो फर्स्ट यूज का कहकर हम अपने न्यूक्लियर वेपन्स को इनइफेक्टिव बना रहे हैं, तो उनको ये याद रखना चाहिए कि इसमें एनॉर्मस फ्लेक्सिबिलिटी और इंडिया अपने डिफेंस को हर तरीके से इंश्योर कर रहा है। और इस लिहाज से वो यूएस से मतलब क्या ले रहा है, वो क्या इंस्पिरेशन ले रहा है बाय डिस्टिंग्विश करके किसके दरमियान, फर्स्ट स्ट्राइक के दरमियान और फर्स्ट यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स के दरमियान। ठीक है, तो इसी तरह मेरा यही पॉइंट है कि जिस तरह वो लोग गलतफहमी का शिकार है ना, इसी तरह हमारे साइड पर भी कुछ लोग खुशफहमी का शिकार है कि वो तो नो फर्स्ट यूज का कर रहे हैं तो वो तो कुछ भी नहीं करेंगे, वो आप पर फर्स्ट स्ट्राइक भी कर सकते हैं, इसी प्रीटेक्स्ट के अंडर रहते हुए जो कि ये इनके स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट मतलब वो कर रहे होते हैं, और जो कि यूएस भी मतलब डिफाइन करता है कि मुझे कोई खतरा नहीं है, कन्वेंशनल वार हो भी रहे तो मैं फर्स्ट स्ट्राइक नहीं करूंगा, लेकिन अगर मुझे फील हुआ कि ये स्टेट मेरे खिलाफ न्यूक्लियर वेपन्स यूज कर सकता है तो मैं उससे पहले प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स करके अपने सेल्फ डिफेंस के प्रीटेक्स्ट पर उसको तबाह कर सकता हूँ। तो अगर इंडिया कल को उठ के मतलब वो कहे प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स आप पे कर दे कि पाकिस्तान तो हम पर स्ट्राइक करने वाला था, तो कोई ऐसी इंटरनेशनल बॉडी या कोई ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या कलेक्टिव सिक्योरिटी का सिस्टम है जो इस बात को इंश्योर करे कि ऐसा नहीं होगा? कोई ऐसा सिस्टम अवेलेबल है ग्लोबल लेवल पर? नो सर। क्या इराक पर जो प्रीएम्प्टिव वॉर डिक्लेयर कर दी अमेरिका ने, हमने डिस्कस ऊपर किया हुआ था कि उसके पास वेपन्स थे भी नहीं, फिर भी मतलब उसको तबाह बर्बाद कर दिया, वो असल में प्रिवेंटिव वॉर थी जो कि इंटरनेशनल लॉ के मतलब तनाजुर से इलीगल है, लेकिन उसको प्रीएम्प्टिव वॉर का मतलब वो कह दिया। तो अगर आप पे इंडिया प्रीएम्प्टिव वॉर का वो करके आप पे स्ट्राइक कर दे तो आपके पास कौन सा फॉर्म बचता है? तो क्या ये एक रेशनल पॉलिसी होगी कि पाकिस्तान खुद भी वो कह दे कि नो फर्स्ट यूज? सो यार आपने इन चीजों को बिल्कुल ब्रॉडर ये जरा मतलब तभी मैं आपको कहता हूँ ना, लेकिन आप लोगों को ज्यादा बुक्स पढ़ने की, जो मैं आपको मेंशन कर रहा होता हूँ ना, जिन बुक्स का मैं रेफरेंस देता हूँ, जो मैंने आपको पूरी कर वही चैप्टर्स आपने पढ़ने, अपना नैरेटिव जो है ना वो लॉजिक फैक्ट्स एंड फैक्ट्स पर मतलब वो बेस्ड करना है। ऐसे ही उठकर मतलब कोई स्टेटमेंट नहीं दे देनी, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू द न्यूक्लियर पॉलिटिक्स और आपकी जो सिक्योरिटी है और आपके स्टेट लेवल पर जो पॉलिसीज बन रही है। ठीक है, इंटरनल इकोनॉमी वगैरह आप उस पर कमेंट कर सकते हो, गवर्नमेंट बनाती है, लेकिन ये आपके पास जो है ना इसमें आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर हो, ठीक है, तो आपने बड़ा ही रिस्पॉन्सिबली बोलना पड़ता है। ठीक है, 1 मिनट रह गया है, सो क्या अभी मेरा करते हैं? क्वेश्चन है क्वेश्चन 1 मिनट के सेशन जब खत्म हो जाए, मैं चलो आप अपना क्वेश्चन करें, सेशन के बाद आएंगे। मेरा क्वेश्चन सिर्फ मुझे कंफ्यूजन थी कि आपने ये अभी बताया ना, डॉक्ट्राइन बताया इंडिया का पाकिस्तान का, तो नाइला ने शुरू में एक पॉइंट रेज किया था जुल्फकार अली भुट्टो की स्टेटमेंट ना, तो ये डॉक्ट्राइन हमें एग्जैक्टली मतलब कहाँ से पता चलते हैं, मतलब कि आपने कहा कि इसका कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता, तो ये नो फर्स्ट पॉलिसी इंडिया की जो है और हमारी नहीं है, ये वाली जो चीज़ है ये हमें पता कहाँ से एग्जैक्टली कहाँ से चली है कि भाई हम ये